तो देखिए, गुजरात दंगा मामलों में तीस्ता सीतलवाड़ अब लगातार चर्चा में है और एसआईटी जिस तरह से इस पूरे मामले में जांच को आगे बढ़ा रही है, कई नए खुलासे भी हो रहे हैं और एक हलफनामा जो दाखिल किया गया कोर्ट में, उसमें जो बड़ा खुलासा हुआ है उसको लेकर चर्चा गर्म है, जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। ऋषि मिश्रा, अब आपके पास में आना चाहती हूँ। आपने जफर असलाम को भी सुना होगा, लेकिन ये पूरी जो फिलहाल जो तस्वीर नजर आ रही है वो तो इसी तरफ इशारा कर रही है, चाहे एसआईटी का हलफनामा हो या फिर वो क्लीन चिट जो कोर्ट की तरफ से मिली, कि कहीं ना कहीं साजिश तो थी और उस साजिश के दायरे में थे उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और अभी मौजूदा प्रधानमंत्री। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एसआईटी के हेड कौन है और एसआईटी का गठन किसने किया है। एसआईटी जो है गुजरात सरकार द्वारा गठित टीम है। तो आपको क्या उम्मीद लगता है कि एसआईटी जो है क्या एक स्पष्ट जो इमेज है क्या वो एसआईटी रख सकती है? आपको याद होगा अभी अजय मिश्रा टेनी वाले मामले में एसआईटी उत्तर प्रदेश पुलिस ने ऋषि मिश्रा, लेकिन आपको ये तो मालूम है ना, तीस्ता सीतलवाड़ की भूमिका को लेकर थोड़ी और चर्चा होनी, जांच होनी चाहिए, ये कोर्ट ने कहा है, ये तो मालूम है ना। मैं जोड़ रही थी इसमें ऋषि मिश्रा। आप लाइन ही कंप्लीट नहीं करने देती हैं। बोलिए। कानपुर वाले मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी गठित की थी और एसआईटी की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बयान दिया था। तो एसआईटी जो नॉर्मली राज्य सरकार गठित करती है और उसमें जो अधिकारी होते हैं वो राज्य सरकार के डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस में होते हैं। तो एसआईटी के रिपोर्ट पे आप कितना विश्वास कर सकती हैं? आप देश के जाने मानी पत्रकार हैं, विद्वान पत्रकार हैं, ये समझ से परे है। दूसरा, टाइमिंग को लेकर सवाल है। जैसे ही गुजरात चुनाव आता है, पिछले गुजरात चुनाव में नरेंद्र मोदी जी को पाकिस्तान से खतरा था, माननीय मनमोहन सिंह से खतरा था, मेजर जनरल दीपक कपूर से खतरा था, पाकिस्तान गुजरात चुनाव में इन्वॉल्व था, पाकिस्तान माननीय नरेंद्र मोदी जी को चुनाव हराना चाह रही थी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये चुनावी फायदे के लिए एसआईटी रिपोर्ट को लाया जा रहा है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा है, ये माहौल बनाने की जो कोशिश हो रही है वो इसीलिए क्योंकि गुजरात में चुनाव होने वाले हैं। ठीक है, चलिए मैं आपका जवाब लूंगी। जफर इस्लाम और साथी शिवम त्यागी भी हैं हमारे साथ, लेकिन इस वक्त मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए हैं, हम उनका रुख कर लेते हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मेरे साथ इस वक्त एक खास मेहमान जफर सरेशवाला जी जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका जफर सरेशवाला जी एबीपी न्यूज पर। लेकिन इस पूरे मामले पर कई थियरी जो सामने आ रही है, क्योंकि जांच एसआईटी की तरफ से हो रही है और एसआईटी में बहुत महत्वपूर्ण खुलासा जो तीस्ता सीतलवाड़ के तरफ से को लेकर जो हुआ है, सबसे पहले तो मैं चाहती हूं आप इस पर आपका कमेंट क्या है, क्या लगता है आपको ये सब कुछ हो क्या रहा है? देखिए, मेरी तो बात मैं कोई आज नहीं कर रहा, मैं ये 2003 से और 2010 से दो बातें कह रहा हूँ। 2003-4 के बाद यानी जो फसाद हुए थे हम सब जानते हैं कि 2002 का जो फसाद हुआ था उसमें 1,500 से 2,000 मुसलमानों की जानें गई थी, हजारों की तादाद में, हजारों से ज्यादा मुसलमानों के बिजनेसेस खत्म हो गए थे, घर बेघर हो गए थे लोग। तो इमीडिएट रिक्वायरमेंट क्या थी मुसलमानों की कि उनके घर रीबिल्ड होने थे, उनको कारोबार में दोबारा लगना था, मुसलमान बच्चों को स्कूलों में जाना था, उनकी वो जो सेल्फ एम्प्लॉयड थे वो कैसे वापस अपने उस पर आ जाएं, लोग अपने घरों में चले जाएं। तो आपको अगर याद होगा उस जमाने में टोटल यानी 2002 के बाद 3-4 तक 16,500 नए घर बनाए गए। और वो किन लोगों ने बनाए? वो हमारे अहमदाबाद की एक एजेंसी थी गुजरात सार्वजनिक, वो जो उसके अफजल मेमन साहब हैं वो थे, उसमें जमीयत उल उलमा थी, जमात इस्लामी थी, और हैदराबाद की जो सियासत न्यूज़पेपर वाले जो हैं वो थे उसमें। ये सारे लोगों ने मिलकर, एक्शन एड, इन्होंने मिलकर टोटल मकान बनाए। मेरी फैमिली, हालांकि मैं तो खुद विक्टिम था, लेकिन हम लोगों का भी उसमें हिस्सा था 150 मकान रीबिल्ड करने में। ये रिक्वायरमेंट थी मुसलमानों की। उसके बाद स्कूलें कायम करना था, बहुत सारे लोगों ने स्कूलें बनाई। उस वक्त एक भी मुस्लिम ओन स्कूल नहीं थी। आज 80 से ज्यादा मुसलमान स्कूल हैं, मेरी फैमिली 2 स्कूलें चलाती है। ये मुसलमानों की रिक्वायरमेंट थी, मुसलमानों को कारोबार में आगे बढ़ना था। ये पूरे काम में आप मुझे बताइए कि तीस्ता और उनकी जो जमात है कहां थी? एक मकान तो छोड़िए, एक कमरा भी किसी का बना के दिया हो। इन्होंने सिर्फ क्या किया है? इन्होंने मुसलमानों की मुसीबत पर अपनी दुकान चलाई
और मुसलमानों की कब्रों पर अपने ताजमहल बनाए। ये बात तो हम तब भी कह रहे थे। हम कहते थे भाई देखिए हमको इसमें इंटरेस्ट नहीं है, हमको अब अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना है। एक तबका और मैं उसमें था कि हम लोगों ने नरेंद्र मोदी साहब से मुलाकात की कि भाई आप हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, अब आप बताइए हम आपके पास नहीं आए तो किसके पास ना आए। और वो बहुत ही अच्छा एक सिलसिला चला। तो ये इनको बर्दाश्त नहीं हुआ। यानी मुसलमानों का अपने ओन पर, यानी इनकी तो क्या है कि भाई जो कुछ भी करोगे तो आप हमारे मातहत में करोगे। और एक बहुत खतरनाक काम इन्होंने किया, जैसे मैं खुद जिस बिल्डिंग में रहता था वो बिल्डिंग भी जल गई थी, वो अपार्टमेंट पूरा ब्लॉक था, जला दिया गया था। मेरी ऑफिस जहां थी वहां भी 90 मुसलमानों की दुकानें जल गई थी। और एक ये गुलबर्गा सोसाइटी जहां एहसान जाफरी साहब थे वहां भी मकान जल गए थे। हमने वो मकानों को व्हाइट वॉश किया, लोगों को फिर से लाकर बसाया। वहां जो दुकानों में मुसलमान चले गए थे हमने उनको वापस बुलाकर कहा कि नहीं यहीं आपको अपने कारोबार को करना है। इन्होंने क्या किया, मुसलमानों को आने नहीं दिया, बल्कि वहां पर इनको होलोकास्ट म्यूजियम बनाना था, जिसकी हमने मुखालिफत की कि भाई ये मकान दे दो बेचारों को, हमें नहीं करना है, हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है। तो कोई भी शख्स आगे बढ़ने की बात करता था तो इसको ये मीर जाफर बिका हुआ इनका और पता नहीं क्या क्या आरएसएस का एजेंट और क्या क्या, ये मुझे ये सब सुनना पड़ा। ये तो तीस्ता का पूरा एक कच्चा चिट्टा था जो वही था। रही बात अहमद पटेल साहब, देखिए अहमद पटेल साहब अब है नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि उस वक्त अगर कोई भी शख्स ये कहता कि भाई मोदी से हम खुश हैं, गुजरात में हम तरक्की कर रहे हैं, हमारा कारोबार ठीक चल रहा है, तो उस पर इमीडिएटली इनकम टैक्स, सेबी, एनफोर्समेंट और क्या क्या नहीं आता था उसको जमीन में उतार दिया जाता था। और उसका एक चश्मदीद विक्टिम मैं भी हूं। मुझ पर इन्होंने सारा लगाया। दूसरे है मौलाना गुलाम वस्तानवी, अगर आप जानते होंगे ये एक बहुत बड़ी इस्लामिक शख्सियत है गुजरात की। 2010 में दारुल देवबंद जो दुनिया की मानी हुई इस्लामिक सेमिनारी है, उसने अपने 150 साल की तारीख में पहली मर्तबा किसी नॉन यूपीआई एक गुजराती को अपना चांसलर बनाया था। उन्होंने चांसलर बनने के बाद सिर्फ कोई इंटरव्यू में यह कहा कि भाई देखिए अब 2002 हो गया, लेट्स मूव ऑन, हमें आगे बढ़ना है मोदी के साथ। यानी देखिए इस पूरे मामले में आप ये कह रहे हैं कि दरअसल राजनीति की गई और जो दंगा पीड़ितों की मदद करने के नाम पर सिर्फ और सिर्फ उनके जख्मों का इस्तेमाल किया गया और ये राजनीति का एक हिस्सा था, जो अब तमाम तरह की चीजें जो हैं खुलकर सामने आ रही हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।